नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरीज। हरियाणा में 100 फुट से ज्यादा गहरे भूमिगत जल वाले गांवों में 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना का शुभारंभ सीएम मनोहर लाल ने किया। पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आज पानी की एक एक बूंद बचाने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए हम SYL के भरोसे नहीं बैठ सकते। मनमोहन सरकार की ओर से कोविड काल के दौरान 2 साल पहले शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के परिणाम जमीनी स्तर पर आने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से 7,500 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। सूक्ष्म सिंचाई और नहरी विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई के 5 मोबाइल वैन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही हरियाणा के सभी जिलों से 2-2 वाहनों की रवानी की, जिससे कि आम जनता को जल संरक्षण और जल संवर्धन का संदेश दिया जा सके। इस दौरान सीएम ने कहा कि जल ही जीवन है और हमें भावी पीढ़ी के लिए जल बचाकर रखना होगा, जो कि आज चुनौती बन चुका है। सीएम ने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो शायद जल युद्ध ही होगा, इसलिए हमें पानी के हर बूंद का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरे और बूंद बूंद से सागर भरता। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 ड्रॉप मोर क्रॉप का आह्वान किया और मुझे खुशी है कि हरियाणा के प्रधानमंत्री के इस विजन को आगे बढ़ाया है। सूक्ष्म सिंचाई इस प्रदर्शन के कार्यक्रम की ये शुरुआत कर रहे हैं। केवल शुरुआत कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पानी की हर बूंद को समेटने, सहेजने और उसका एक उच्चतम उपयोग करने की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं। लेकिन एक लगातार चलती हुई जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जल जो है वो निरंतर एक प्रकार से उसका चाहे पानी से दोहन हो, चाहे हमारे अन्य स्रोत हो, जितना उपयोग हम कर रहे हैं उसमें उस पानी की उपलब्धता उतनी नहीं है। तो आज तो मैं कहूंगा कि पानी की उपलब्धता और उसका उपयोग, इसके ऊपर विचार विमर्श ये हम करेंगे। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर, ये हमारा थीम है। पानी तो जितना है उतना है, अब उस पानी को हम किसी प्रकार से बना नहीं सकते हैं, लेकिन प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। आज तकनीक का युग है और इस तकनीक के युग में तकनीक हमको सिंचाई के जो नए आयाम, उसमें जो सूक्ष्म सिंचाई है उसका तरीका बता रहे हैं। तो इस तकनीक का उपयोग करते हुए पानी कम से कम उपयोग करके और उसकी उपयोगिता कैसे ज्यादा बढ़ाएं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा नहरी पानी, सिंचाई के लिए जो पानी, उसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है और हमारा संकट दूसरे प्रदेशों से पानी लेने का बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि हमारा हिस्सा भाखड़ा से पानी हमको मिलना चाहिए, सतलुज ब्यास का पानी हमको मिलना चाहिए, उसके लिए झगड़े निरे चल रहे हैं। अब ये झगड़े जब निपटेंगे तब निपटेंगे। एक राजनीतिक भी कुछ कारण बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, जब होगा होगा, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे नहीं रह सकते। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा। 98,000 एकड़ इस बार का हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जितना धान है 2 लाख एकड़ हम उसमें से कम कर सकें, ताकि पानी की बचत उसमें से हो। तो मित्रों, इस धान की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, मक्के की हो, कपास हो, फल सब्जियां, सब में ही इरिगेशन का प्रकार बदलना होगा। ठीक है, इसमें हमारे कुछ साधन लगेंगे। साधन में हमने तय किया कि पानी से कीमती कोई चीज नहीं है, पानी सबसे ज्यादा कीमती है, बाकी सब साधन उतने कीमती नहीं है, उसको हम भुगतान कर लेंगे। लेकिन पानी कम हो गया तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। आज तकनीक के युग में सिंचाई विधि में नए उपयोग शुरू हो गए हैं। सूक्ष्म सिंचाई में टपका, फव्वारा ऐसी व्यवस्था है जिससे हम अधिक से अधिक पानी को बचा सकते हैं और साथ ही साथ अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली क्या है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक और पानी देने की सर्वोत्तम और आधुनिक विधि मानी जाती है। इस प्रणाली के तहत कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन की मदद से स्रोत से खेत तक पूर्व निर्धारित मात्रा में आसानी से पहुंचाया जा सकता है।
इसके इस्तेमाल से पानी की बर्बादी कम होती है और 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 1960 के दशक में जब देश में खाद्यान्नों की कमी महसूस की गई तो उस वक्त हरित क्रांति का नारा दिया गया था। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति में सबसे बड़ा योगदान दिया और देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन आज हमें दूसरे विकल्प की ओर जाना होगा और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भी उसी दिशा में एक कदम है। सीएम ने कहा कि 2 साल पहले कोरोना के काल के दौरान शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है और प्रदेश के धान बाहुल्य जिलों में किसानों ने धान की जगह अन्य वैकल्पिक फसलों को उगाना शुरू कर दिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहले साल में 98,000 एकड़ में धान की जगह अन्य फसलें उगाई गई, जिसे देखते हुए इस बार 2 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में सूक्ष्म सिंचाई किसानों को बड़ी सौगात देते हुए सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी योजनाओं का लोकार्पण किया। करीब 7,500 इन परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए उन्होंने साथ ही संदेश दिया कि पानी को बचाना हम सभी का दायित्व है और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि पानी एक ऐसी चीज है जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका प्रबंधन किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने किसानों को भी प्रेरित किया कि वो ऐसी किसानी की तरफ, ऐसी फसलों की तरफ रुख करें जिसमें पानी की लागत कम हो। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ उमंग शरान। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई, जहां कैबिनेट में कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को कैबिनेट में पास कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा फैसला वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लिया गया। इसके साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी, डाटा सेंटर पॉलिसी समेत इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई, जहां कैबिनेट में कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मनोहर कैबिनेट में पास कर दिया गया। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर मनोहर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसमें ई-व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी गई है। वहीं खरीदारों से लेकर उद्योग लगाने वालों तक को बड़ी छूट का फैसला भी किया गया है। इसमें स्लैब तय किए गए हैं, जिसके तहत पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही विदेशी कोयले की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 2008 में हुए पावर परचेज एग्रीमेंट में बदलाव किया गया। कोयले की बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार बिजली कंपनियों को रेट दिया जाएगा। इससे हरियाणा सरकार पर 50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको हरियाणा कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों के बारे में बताते हैं। कैबिनेट के अहम फैसले: बिना आवेदन मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन, 2000 कॉलोनियां पक्की की जाएंगी, स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी, पावर परचेज एग्रीमेंट में बदलाव, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी, ईवी पॉलिसी के तहत खरीदारों को सहायता, ईवी इंडस्ट्री लगाने वालों को जीएसटी और पावर में छूट, माता भीमेश्वरी के लिए बनेगा श्राइन बोर्ड, महिलाओं को 18 साल तक के बच्चों के लिए सीसीएल, पुरुष कर्मचारियों को मिलेगी चाइल्ड केयर लीव, गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे डेटा सेंटर, पंचकुला को विकसित करने के लिए सीएलयू लाइसेंस की समय सीमा हटाई गई। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी एजेंडों और पास किए गए प्रस्तावों के बारे में एक-एक कर जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगरपालिका के अंदर हैं, चाहे नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए
अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगरपालिका क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है। देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश भारतवर्ष वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है, वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे, उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता। पावर जो निर्माता है बिजली के, और खास करके जो थर्मल पावर हाउस चलाते हैं, उसमें 2 प्रकार का कोयला यूज होता है, या तो डोमेस्टिक है या इंपोर्टेड है। पिछले दिनों में इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो गया, और लगभग जो $100 का भी होता था, तो $250 तक प्रति मीट्रिक टन ये पहुंचा है। तो इतना महंगाई होने के बाद कई कंपनियां वो घाटे के कगार पर चली गई, और उनकी डिमांड है कि हमारे जितने एग्रीमेंट्स हैं, या तो एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे और कंपनियां फेल हो जाएंगी। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे, काफी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद, और अंततः आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। हरियाणा कैबिनेट की इस अहम बैठक में शहरी क्षेत्रों में स्थित अवैध कॉलोनियों को पक्का करने की तर्ज पर अब नगर पालिका क्षेत्रों से बाहर बसी करीब 2000 अवैध कॉलोनियों को भी पक्का किया जाना है। लेकिन इसके लिए शर्त केवल इतनी होगी कि वहां मानव जीवन के लिए जरूरी बिजली, पानी, पक्की सड़कों समेत अन्य बुनियादी ढांचा विकसित करने में कोई दिक्कत न हो। इन 2000 अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी होगा, जिसके साथ ही बिल्डर्स और डेवलपर्स के आवेदन की जांच उपायुक्त की अध्यक्षता वाली स्थानीय समिति की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति से अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद मिलेगी। हरियाणा कैबिनेट की हुई अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 31 एजेंडों पर हुई चर्चा के बाद करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर भी लगी। इनमें से सबसे बड़ा फैसला वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लिया गया। इसके तहत अब बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन देने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार पहचान पत्र के तहत जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है और सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, उनका डेटा जो है वो क्रीट की तरफ से ऑटोमेटिक तरीके से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 31 एजेंडों पर हुई चर्चा के बाद करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर भी लगी। इनमें सबसे बड़ा फैसला वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लिया गया। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया। अब बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। परिवार पहचान पत्र के तहत जिनकी उम्र 60 साल हो गई है और सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, उनका डेटा क्रीट की तरफ से ऑटोमेटिक तरीके से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। अब परेशान नहीं होंगे बुजुर्ग। अब वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक जानकारी देगा क्रीप। पीपीपी के तहत 7 साल पूरा होने पर भेजी जाएगी जानकारी। वृद्धावस्था पेंशन की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ग्रिड की ओर से डेटा आने के बाद विभाग एक सहमति पत्र पर साइन करेगा और उसके बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। यानी अब तक बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन लगवाने के लिए आवेदन देने के बाद कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन मनोहर कैबिनेट के लिए गए इस फैसले के बाद अब बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुग्राम के पटौदी में आयोजित अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, जहां कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में 100 से भी ज्यादा देशों से संत हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को देश का प्रधान सेवक कहा है, उसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। गुरुग्राम के पटौदी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की गई। इस अधिवेशन में जहां 100 से ज्यादा देशों से संत हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन और कार्यकारिणी में आयोजित हुई बैठक में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संतों से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को प्रधानमंत्री न कहते हुए देश का प्रधान सेवक कहा है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। उन्होंने ये भी कहा कि मनोहर लाल के होते हुए हरियाणा में किसी से भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी के साथ भेदभाव होने दिया जाएगा। पिता का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म है। तो सब धर्म के नाते से एक ड्यूटीज का एक गुच्छा है, ड्यूटीज का एक पुंज है। हमारे कर्तव्य परायणता ये धर्म के आधारित है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उन प्राचीन परंपराओं को बहुत से लोग दरकिनार करके भूलते जा रहे हैं, लेकिन जब हम संत समाज के चरणों में बैठते हैं और जो इनके द्वारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, तभी जाकर के दिशा ठीक होती है समाज में हर व्यक्ति की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को अखिल भारतीय संत समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पटौदी स्थित आश्रम हरि मंदिर पहुंचे थे, जहां अधिवेशन में धर्म रक्षा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर मंथन के लिए देश के अलग अलग राज्यों और 13 अखाड़ा परिषद के साधु संत शामिल हुए थे। अधिवेशन में शामिल संतों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पगड़ी पहनाकर और माला भेंट कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिवेशन में उपस्थित संत समाज के प्रतिनिधियों को शॉल और पुष्पमाला भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आकर वो अभिभूत हैं। आज उन्हें एक ही मंच पर पूरे देश के संत समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के माध्यम से जनसेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। प्राचीन काल में जब राजशाही का समय था
तब राजा से कोई गलती होने पर धर्म के पुरोधा राजा के सर पर मयूर पंख रखकर उसे आभास दिलाते थे कि शासन व्यवस्था भले ही उसे दंडित न कर सके, लेकिन धर्म उसे अवश्य दंड देगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे संत समाज को विश्वास दिलाते हैं कि वो धर्म की मर्यादा का ध्यान रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि उनकी वजह से समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट न हो। मनुष्य की प्रसिद्धि के हिसाब से उसका अपना धर्म होता है। एक विद्यार्थी का, एक पिता का, एक माता का और एक सेवक का अपना धर्म है। लेकिन जब हम संतों के चरणों में बैठते हैं तभी शासन की दिशा ठीक होती है। माता पिता केवल शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन उस शरीर को एक सभ्य नागरिक का रूप देना और राष्ट्र निर्माण के लिए मार्गदर्शन देने का काम संत समाज करता है। ठीक उसी प्रकार शासन व्यवस्था भौतिक विकास तो कर सकती है, लेकिन सभ्य समाज का निर्माण केवल संत समाज ही कर सकता है। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष और सारसा गुजरात के सतकैवल्य ज्ञानपीठ के पीठाधीश्वर कुबेराचार्य स्वामी अविचल दास महाराज ने कहा कि अखिल भारतीय संत समिति देश के 127 संत संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती है। कई बार हमारे धार्मिक प्रयासों को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन संत का केवल एक ही कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना। उन्होंने कहा कि समाज को जागृत करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया है। हमें हमारी भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ये चिंतन करना होगा कि हमारे बच्चों में, हमारे घर में हिंदू संस्कार है या नहीं। हमें इस पर ध्यान देना होगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से संत समाज को आश्वस्त करते हुए कहा कि वो किसी भी परिस्थिति में प्रदेश में वातावरण खराब नहीं होने देंगे और मनोहर लाल के होते हुए हरियाणा में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी के साथ भेदभाव होने दिया जाएगा। आज हरियाणा सरकार अंत्योदय के भाव के साथ समाज के वंचित और पीड़ित वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बना रही है और उनके जीवन शैली में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो वहीं मनोहर सरकार ने गरीब नवविवाहित जोड़ों के लिए बड़ी घोषणा की है, यानी कि सौगात का ऐलान किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के लिए 71,000 रुपए की राशि दी जाएगी। नव विवाहित जोड़ों को मनोहर सरकार की सौगात, गरीब बेटियों को मनोहर सरकार का साथ, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की बढ़ी राशि, सुखी संपन्न होगी गरीब बेटियों की शादी। शादी हर किसी के लिए एक खुशी का दिन होता है। हर किसी की तमन्ना अपनी शादी के दिन को यादगार बनाने की रहती है, जिसके लिए पैसों की जरूरत होती है। अच्छे घर से ताल्लुकात रखने वालों के लिए तो ये आसान होता है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए बेटियों की शादी एक बोझ बनकर रह जाती है। उनके इसी बोझ को कम करने के लिए मनोहर सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लाई गई है। यही नहीं, सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं लाभार्थियों के लिए कितनी बढ़ी है राशि। नव विवाहिता जोड़ों के लिए सौगात, विवाह शगुन योजना में 21,000 रुपए की बढ़ी राशि। गरीब बेटियों को मिलेगा 71,000 रुपए का सहयोग। 66,000 रुपए मिलेंगे शादी से पहले, 5,000 रुपए शादी के बाद। इस योजना के तहत समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, गरीब, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो, उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही सामान्य और पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाली महिलाओं को भी इस योजना से काफी फायदा मिलेगा। मनोहर सरकार हरियाणा की बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक हमेशा उनकी सहायता के लिए खड़ी रहती है। मनोहर सरकार प्रदेश की बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है, चाहे वो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हो, हरियाणा लाडली योजना हो या अन्य योजनाएं हो।
मनोहर सरकार बेटियों को सशक्त बनाने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमेशा तैयार है।